जय गुरु जोहार। मैं अमृता दत्ता, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज के इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको एसईसी पेपर का मैं कुछ लेसन या लेक्चर में आपको बताना चाहूँगी। ये पुरातत्व से रिलेटेड है। इस पूरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैं आपको भारत की आर्कियोलॉजी के बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगी, जो डेफिनेटली ये प्राचीन भारतीय आर्कियोलॉजी के बारे में है। ये एसएससी का पेपर है, ये मेजर पेपर नहीं है। ये एसएससी जो हमारे ऑनर्स पेपर के स्टूडेंट रखते हैं उनके बारे में आपको जानकारियाँ मिलेगी इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। लेक्चर नंबर 71 है। और अक्सर ये हम लोग जानते हैं कि पुरातत्व यानी कि सिक्के, अभिलेख, स्मारक, मूर्तियां, चित्रकला, अवशेष। तो अवशेष, सिक्के जो भारतीय हमारे इतिहास में जो पाए गए हैं वो कैसे थे, मैं इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बताऊंगी कि इसके अभिलेख के बारे में कुछ जानकारियां, सिक्कों के बारे में, स्मारक और मूर्तियों के बारे में। और मैं इसमें ये भी बताना चाहूंगी कि जो पुरातत्व है इसका संबंध हमारे इतिहास में किस तरह से पढ़ा, या इतिहास को बेहतर तरीके से जानने के लिए पुरातत्व कितनी जरूरी है। तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी की जो गर्भ है या हिडन, जो जमीन के अंदर से छिपी जो सामग्रियां हैं, उनकी खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। प्राचीन इतिहास के ज्ञान के लिए पुरातात्विक प्रमाणों से बहुत अधिक सहायता मिलती है। यह साधन अत्यंत प्रामाणिक रही है तथा इनसे भारतीय इतिहास के अनेक अंध युगों यानी डार्क एजेस का भी पता चला है। जहाँ साहित्यिक साक्ष्य मौन रहे हैं, वहाँ हमारी साहित्य या सहायता पुरातात्विक साक्ष्य से प्राप्त मिली है। साहित्य को भी हमारे बहुत जानकारी पुरातत्व से रिलेटेड होके मिली है, इसीलिए हमारा ऐतिहासिक साहित्य अच्छा हो पाया है। हालांकि पुरातत्व के अंतर्गत 3 प्रकार के मैं साक्ष्य इसमें बताना चाहूंगी, लेकिन साक्ष्य मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया कि सिक्के हैं, अभिलेख है, स्मारक है। तो मैं इसमें आपको अभिलेख और स्मारक, मुद्रा, इन सब चीजों के बारे में जानकारियां दूंगी। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इसमें नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पाएंगे अभिलेख। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो प्राचीन इतिहास का जो पुनर्निर्माण हुआ है वो अभिलेखों से ही मिला है। और फर्स्ट स्लाइड में शायद मैंने फर्स्ट स्लाइड में मुद्रा लिखना मेरे से नहीं हुआ है, शायद मैंने लिखना भूल गई हूँ शायद। तो मैं आपको माफी मांग के बताना चाहूंगी कि इसमें अभिलेख, स्मारक और मुद्रा का इस पूरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जिक्र करूंगी। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो मैं इसमें आपको बताऊं कि ये अभिलेख के बारे में मैं इसमें जानकारी दूंगी कि जो अभिलेखों का जो ऐतिहासिक महत्व है वो साहित्यिक साक्ष्य से अधिक है। ये अभिलेख पाषाण, शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं एवं प्रतिमाओं आदि पर खुदे हुए हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख में मध्य एशिया के बोगासकोई से प्राप्त अभिलेख है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि बोगासकोई के बारे में बताएं। तो ये जो बोगासकोई है ये सबसे मध्य एशिया के प्राचीन अभिलेखों में पाया जाता है। कहीं कहीं मैं आपको थोड़ा सा स्पेलिंग में आप लोग को दिक्कत हो पाएगी, तो कहीं कहीं भोगस कोई भी है, तो इसमें आप लोग को दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने दोनों वर्ड को मेंशन कर दिया इस पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में। मैं साथ में ये भी लिखना चाहूंगी कि हित्ती सप्पिलुयम तथा मित्तनी नरेश मतिवजा के बीच संधि का उल्लेख इसी बोगासकोई में है, और जिसके साक्षी के रूप में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, जिसको अश्विनी कुमार के नाम से भी जाना जाता है, इनके बारे में जानकारी मिलती है। ये लगभग 1400 ईसा पूर्व के हैं और इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में सहायता मिलती है। पारसिक नरेश जो रहे हैं वो अभिलेखों से हमें पश्चिमोत्तर भारत में ईरानी साम्राज्य के विस्तार की सूचना देते हैं, परंतु अपने रूप से अभिलेख हमें अशोक के शासन काल से ही मिलने लगे हैं। अशोक के अनेक शिलालेख एवं स्तंभ लेख देश के विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं। अभिलेखों से अशोक के साम्राज्य की सीमा, उसके धर्म तथा शासन नीति पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है।
देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर जैसे एक चोटी के विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक के इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अशोक के बाद भी अभिलेखों की जो परंपरा रही है वो कायम रही। अब हमें अनेक प्रशस्तियां मिलने लगी हैं जिनसे दरबारी कवियों तथा लेखकों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के शब्द मिलते हैं। यद्यपि ये प्रशस्तियां अतिरंजित हैं, तथापि ऐसे इनमें से अनेक संबंधित शासकों के विषय में हमें अनेक महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। ऐसे लेखकों में खारवेल का ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे राइटर्स के नाम लिखे हैं, अभिलेखों के नाम लिखे हैं, जिसमें है आपके खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, शक छत्रप का रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सातवाहन नरेश का पुलुमावी का नासिक गुहालेख, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, मालव नरेश यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल का अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज का ग्वालियर अभिलेख आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे हैं। इनमें से अधिकांश लेखकों में तत्संबंधी राजाओं के सैनिक अभियानों की सूचना मिलती है। जैसे समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख में उसकी विजयों का विशद विवरण मिला है। ऐहोल का लेख हर्ष पुलकेशन युद्ध का विवरण देता है। ग्वालियर लेख में गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में विस्तृत सूचनाएं प्राप्त होती हैं। गैर सरकारी लेखों में यमन राजदूत हेलियाडोरस का वैश्यनगर अभिलेख और विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मैं इसमें बहुत सारे ऐसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में चीजें नहीं मेंशन की हूँ, पर मैं बहुत सारी चीजें आपको मुझवानी चाह रही थी कि मैं बोलते रहूं, तो ताकि आप 2-3 बार भी अगर इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को देख पाए तो आपको याद हो जाए। तो मैं इसमें ये भी बताऊंगी कि इसमें द्वितीय सेकंड शताब्दी में यानी कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। और कुछ जो अभिलेख थे वो मूर्तियों, ताम्रपत्रों आदि के रूप में अंकित किए गए हैं और इनमें भी इतिहास विषयक अनेक उपयोगी सामग्रियों और प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश के एरन से प्राप्त वाराह प्रतिमा पर हूणराज तोरमान का लेख अंकित है, जिससे उसके विषय में सूचनाएं मिलती है। पूर्व मध्यकाल में शासन करने वाले राजपूतों के विभिन्न राजवंशों में से प्रत्येक के कई लेख मिलते हैं, जिनसे संबंधित राजाओं की उपलब्धियों के साथ साथ समाज एवं संस्कृति की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। मैं आपको इस स्लाइड में ये भी बताना चाहूंगी कि इनमें से गुर्जर, प्रतिहार और जोधपुर तथा ग्वालियर प्रशस्ति, पाल वंश का खालिमपुर, नालंदा तथा भागलपुर के लेख, सेन वंशी विजय सेन की देवपाड़ा प्रशस्ति, गरुड़ स्तंभ और गोविंद चंद्र का कामूली लेख, ये परमार जो भोज देव था उनके जय हिंद या फिर जय सिंह की उदयपुर प्रशस्ति और भी बहुत सारे जैसे चहमान, विग्रह राज और दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। हालांकि मैं इसमें कुछ और चीजें ऐड करूंगी कि ये जो दक्षिण भारत में शासन करने वाले जो पल्लव, चोल आदि प्रसिद्ध राजवंशों के भी अनेक लेख प्राप्त हुए हैं और जिनसे हमारे इतिहास की जानकारी मिली है, जिसमें आप इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं शिलालेख, गुहालेख, स्तंभ लेख, दीर्घ स्तंभ लेख। तो इस तरह से अशोक के लेखों को इंडिकेट किया है। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे अभिलेख हैं जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि जो यवन शासक थे, इसमें कुछ यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है। हालांकि कुछ किताबों में पवन भी लिखी गई है, लेकिन नॉर्मली इसका जो एक्चुअल
पवन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये है यवन। तो यवन शासकों ने इनके बारे में काफी जानकारी दी है। उन्होंने उत्तर में सोने के सिक्के चलवाए। साधारणतः 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से मिली है। कुछ मुद्राओं पर तिथियां भी खुदी हुई हैं, जो कालक्रम के निर्धारण में बड़ी सहायक हुई है। मुद्राओं में तत्कालीन आर्थिक दशा तथा संबंधित राजाओं की साम्राज्य सीमा का भी ज्ञान मिलता है। किसी काल में सिक्कों की बहुलता को देखकर हम उसे निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें व्यापार वाणिज्य अत्यंत विकसित रहा है। हालांकि हम ये जानते हैं कि जिनका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा रहा होगा, तो उसी से उसके समाज के उस टाइम के फ्रेम का पता चलता है कि वो कितना उन्नत रहा होगा। सिक्कों की कमी को व्यापार वाणिज्य की अवनति का सूचक भी माना गया है। पूर्व मध्यकाल के प्रथम चरण में सिक्कों का अभाव रहा है। साथ ही साथ मैं आपको इसके बारे में कुछ और अपने व्यूज ऐड करके बताना चाहूंगी कि इसी आधार पर यह काल आर्थिक पतन का भी काल माना गया है। इसके विपरीत द्वितीय चरण में सिक्कों के मिल जाने से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस समय में व्यापार वाणिज्य का पुनरुत्थान हो पाया है, साथ ही साथ जिससे देश आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो पाया। प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व मुद्राओं से भी प्रमाणित होता है। मालव या योदय और ये कुछ ऐसे हैं जिनसे गणराज्यों तथा पांचाल के मृतवंशी शासकों के विषय में भी हमें जानकारी मिलती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि समुद्रगुप्त अपनी कुछ मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाए हैं और उनका जो सिक्का था वो अधिक संगीत प्रेम प्रकट करता हुआ दिखाया गया है। भारत के इंडो बक्ट्री ये जो शासक थे वे हमें सिक्कों पर अनेक ज्ञान प्रदान किए हैं। इंडो यूनानी तथा इंडो सेठियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के ही रहे हैं। साथ ही साथ समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त की अश्वमेध शैली की मुद्राओं से अश्वमेध यज्ञ की सूचना मिलती है। सातवाहन नरेश के सातकर्णी की भी एक मुद्रा पर जलपोत का चित्रण उत्तीर्ण किया गया है और साथ ही साथ इसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की व्याघ्र शैली की मुद्राओं से उसकी पश्चिम भारत गुजरात काठियावाड़ के शकों की विजय सूची प्राप्त हुई है। ऐसे बहुत सारी ऐसी मुद्राएं हैं जिनसे राजाओं के बारे में हमारी जो उनका इतिहास है उनके बारे में हमें सहज अनुभूति हो पाई है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि हम इसमें स्मारक के बारे में, जो प्राचीन भारतीय स्मारक है, इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियां आदि आती हैं और इसमें विभिन्न युगों के सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का भी बोध होता है। इनके अध्ययन से भारतीय कला का विकास तो हो ही पाता है, साथ ही साथ मंदिर, विहारों तथा स्तूपों से जनता की आध्यात्मिकता पर धर्मनिष्ठा का पता चलता है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाइयों से 5 सहस्त्र वर्ष पुरानी सैंडल सभ्यता का भी पता चलता है और खुदाई के अन्य प्रमुख स्थल तक्षशिला, मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगीर, सांची और भरहूत आदि भी इसमें पाए गए हैं, जिनसे स्मारकों की जानकारी अच्छे से हमें मिलती है। प्रयाग विश्वविद्यालय के तत्वाधान में कौशाम्बी में व्यापक पैमाने पर खुदाई हो पाई है। यहाँ से उद्यन का राजप्रसाद और घुसिता राम, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने मेंशन किया है, घोषिता राम नामक एक विहार मिला है। और मैं इसमें और कुछ ऐड करूंगी कि अंतरजी खेड़ा जो जगह था, ये आदि खुदाइयों का इसमें पता चला और देश में लोहे का प्रयोग भी ईसा पूर्व 1000 के लगभग प्रारंभ हो गया था। इसी कारण दक्षिण भारत के कई स्थानों में भी खुदाई की गई थी। पांडिचेरी के समीप एक स्थान है जिसका नाम है अरिकमेडु। ये खुदाई में रोमन सिक्के, दीप का टुकड़ा, बर्तन आदि इसमें से मिला है। साथ ही साथ ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोम तथा
दक्षिण भारत के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध इसमें मिले हैं। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया में भी अनेक द्वीपों में हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं और इनसे मुख्य रूप से जावा का बुरुबुदुर स्तूप तथा कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर उल्लेखनीय माना गया है। और इसी प्रकार मालिया, बोर्नियो, बाली आदि में हिंदू संस्कृति से संबंधित अनेक स्मारक प्राप्त हुए हैं। ऐसे इन द्वीपों में हिंदू संस्कृति के पर्याप्त रूप में विकसित होने का प्रमाण मिलता है। इस प्रकार भारतीय साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण तथा पुरातत्व में इन तीनों के सम्मिलित साक्ष्य के आधार पर हम भारत के प्राचीन इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि हिंदी एक ऐसा विषय है जो हम लोग हमेशा अपने बोलचाल में हिंदी ही का प्रयोग करते हैं, पर कभी कभी क्या हो जाता है कि जब आप पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो बहुत सारे जो वर्ड है वो कंप्यूटर में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो जब टाइप करते हैं तो बहुत सारी चीजें लिखते लिखते मिस्टेक हो जाती है, तो जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जैसे कि यहाँ पर यमन की जगह पवन लिखा गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट बुक में है जहाँ पर यमन को पवन किस भी नाम से संज्ञा दिया गया है, लेकिन यह सही नहीं है। इसलिए यवन बोलना ज्यादा सही होगा कि यवन शासकों ने ही पहले सिक्कों पर लेख लिखवाना शुरू किया। और ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। तो आज इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको मैंने अभिलेखों के बारे में, मुद्रा या फिर इसे सिक्के भी बोल दे उसके बारे में, और स्मारकों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी। हर एक बातों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं कोशिश की कि मैं जब आपको इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करूंगी तो मैं इसे जितनी याद रहेगी मैं उसे बोलते रहूंगी, ताकि आप जब इस पीपीटी को सुनते रहेंगे तो मेरी बातों को भी लिखने के साथ साथ जो लिखा हुआ है उसे तो आप पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ जो मैं बोल रही हूँ उसे भी आप अगर 2-4 बार सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आज के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैंने SEC पेपर, ये मेजर पेपर ही है, सेम 1 का है, और जिसमें आर्कियोलॉजी के बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी दी। नेक्स्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैं कोशिश करूंगी कि इसे सेपरेट और भी अगर बना पाऊं तो मैं बनाने की कोशिश करूंगी। जैसे कि पुरातत्व क्या है, पुरातत्व की खुदाई कैसे करके होती है, पुरातत्व की खुदाई के प्रकार कैसे करके हैं, भारतीय इतिहास में कहाँ कहाँ भारत में पुरातत्व की जानकारी विभिन्न स्थानों में मिली है। तो इन सारे रूपरेखाओं के बारे में नेक्स्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैं कोशिश करूंगी आपको बताऊं। तो आज के इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैंने इतना ही मेंशन किया, और कोशिश करूंगी मैं इसे और सेपरेट वीडियोस बना के आपको और विस्तार से जानकारी दूं। धन्यवाद। जय गुरु।